फाइनेंसिंग डिसीजन। बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास में जो पैसा है उसको हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड असेट्स में करना है कि करंट असेट्स में करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कि शॉर्ट टर्म असेट इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि हमें पैसा रेस कैसे करना है। डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेसिकली हमें कितना पैसा चाहिए डिटरमाइन करना, वो पैसा कहाँ से आएगा और हम जो भी सोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना लगेगा, ये तीनों चीज़ें हम फाइनेंसिंग डिसीजन में देखते हैं। देखिए फाइनेंसिंग, फाइनेंस करना, ठीक है। रनिंग मतलब क्या होता है, भागना। फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है, फाइनेंस करना। तो हमें कितना पैसा चाहिए, वो पैसा हम कहाँ से रेस कर सकते हैं और सोर्सेस से क्या क्या रिस्क या फिर क्या क्या कॉस्ट है, ये सब चीज़ें हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन में देखते हैं। सो देखिए सोर्सेस सिर्फ दो ही होते हैं, या तो वी हैव शेयर होल्डर्स फंड जिसको हम लोग ओनर्स फंड भी बोलते हैं, या फिर बोरोड फंड। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो सोर्सेज आपके पास में सिर्फ दो हैं, इक्विटी एंड डेट, या फिर ओनर्स फंड और बोरोड फंड। कोई भी नाम से बुला लो, बात वही रहेगी। आई थिंक हम दोनों को इसके बीच में डिफरेंस पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक बार वापस देख लेते हैं, 11th स्टैंडर्ड को रिकॉल करते हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, 8th चैप्टर 11th स्टैंडर्ड रिकॉल करते हैं एक बार। इक्विटी और डेट क्या होता है, देखिए इक्विटी मतलब होता है द ओनर्स फंड। तो ओनर्स फंड को हमको वोटिंग राइट देनी पड़ती है, कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, कोई असेट हमको प्लेज नहीं करनी पड़ती है व्हेन वी आर रेजिंग इक्विटी। डेट में उल्टा होता है, डेट में फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, फिक्स्ड टाइम पीरियड में रीपे करना पड़ता है, असेट भी शायद कभी कभी मॉर्गेज करनी पड़ती है, और वोटिंग राइट्स भी बोरोड फंड्स को नहीं मिलती है। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों एकदम उल्टे हैं। अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, कौन सा बेटर है ये कभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अभी के लिए आप खाली ये समझ लीजिए कि दो ही सोर्सेज होते हैं, इक्विटी एंड डेट। A firm has to decide the proportion of equity and debt. कोई भी कंपनी सिर्फ डेट पे नहीं चल सकती, कोई भी कंपनी इक्विटी पे नहीं चल सकती, कंप्लीट इक्विटी पे। अगर वो कंप्लीटली इक्विटी पे चल रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स थोड़ा थोड़ा करके पूरी कंपनी खरीद लेंगे। ओनर के पास में कंपनी बचेगी ही नहीं अगर कंपनी पूरी की पूरी इक्विटी पे चल रही है तो। वहीं पे अगर कंपनी पूरी की पूरी डेट पे चल रही है तो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कंपनी कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी को प्रॉफिट में से पे करना पड़ता है। तो इतना इंटरेस्ट का बर्डन हो जाएगा कि प्रॉफिट में से हम इतना इंटरेस्ट माइनस करेंगे कि प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। तो एक अच्छे मैनेजर को, एक फर्म को एक प्रपोर्शन डिसाइड करना पड़ता है बिटवीन द इक्विटी एंड द डेट। अब ये प्रपोर्शन भी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। So, financing decision is concerned with the decision of about how much funds to be raised from debt and how much from equity। कि financing decision का मतलब क्या हो गया, टोटल मनी रिक्वायरमेंट में से हमें कितना मनी डेट में से रेस करना है एंड कितना मनी हमें इक्विटी में से रेस करना है। तो दिस वाज फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम देख लेते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं दैट डिटरमाइन द फाइनेंसिंग डिसीजन। द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, जैसा मैंने आप लोग को बताया, डेट लेना है या इक्विटी लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये फैक्टर्स हैं आपके सामने, 9 फैक्टर्स। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं बट ये 9 आपकी बुक के हिसाब से इनफ है, तो ये देख लेते हैं। कॉस्ट, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है। इक्विटी रेस करने में हमें कितना पैसा लगने वाला है, डेट रेस करने में हमें कितना पैसा लगने वाला है। तो जो सस्ता है वो लेके खत्म करो। इफ डेट इज मोर चीपर एज कंपेयर टू इक्विटी देन गो फॉर डेट। सबसे पहली चीज कोई भी बिजनेसमैन क्या देखता है, द कॉस्ट। इफ यू आर बाइंग अ करंट एसेट, कॉस्ट। यू आर बाइंग अ फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट। तो व्हेन यू आर डूइंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल टेक केयर ऑफ इज द कॉस्ट। सेकेंड होता है रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क। अगर आपके पास में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो आप किसके लिए जाओगे, ओनर्स फंड के लिए जाओगे या बोरोड फंड के लिए जाओगे। सोचो, बोरोड फंड में किस टाइप का रिस्क है आपके पास में, बोरोड फंड में रिस्क है टू रीपे द इंटरेस्ट एवरी मंथ। आपको प्रॉफिट हो
या ना हो, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और आपको एक फिक्स पॉइंट के बाद में पूरा का पूरा कैपिटल भी रीपे करना है। लेट्स से आपने किसी से 5 लाख रुपीस लिए हैं फॉर 2 इयर्स, तो हर महीने वो 5 लाख का इंटरेस्ट भी पे करोगे और 2 ईयर के एंड में उसको 5 लाख पूरे भी वापस करने पड़ेंगे। तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, गो फॉर डेट। नहीं है, स्टार्टअप है, गो फॉर इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में कोई रिस्क नहीं होता। इक्विटी में कंपलसरी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, इक्विटी में कंपलसरी कैपिटल रीपेमेंट भी नहीं होता है। सो इफ यू डू नॉट हैव रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, गो फॉर इक्विटी। इफ यू हैव द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, गो फॉर डेट। थर्ड इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द सिक्योरिटीज। शेयर से अगर हमको पैसे रेज करने हैं तो उसमें हमको कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, जैसे अंडरराइटर कॉस्ट हो गया, फिर प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस का कॉस्ट हो गया, ब्रोकर्स की फीस हो गई, ये सब कुछ आपके फ्लोटेशन कॉस्ट में आ जाता है। तो अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है और अभी आप उसको बेयर नहीं कर सकते तो गो फॉर डेट। अगर आपका फ्लोटेशन कॉस्ट मिनिमम है देन गो फॉर इक्विटी, सिंपल। देन इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी सिंपल येट जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसा पॉइंट है ये। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कितना मनी रेगुलरली इनकम आ रही है और कितना मनी रेगुलरली बाहर जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका मनी रेगुलरली अंदर आ रहा है दैट मीन्स यू हैव गुड इनफ्लो ऑफ मनी, तो डेट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए? सोचो, अगर आपका रेगुलरली मनी इनफ्लो आ रहा है तो डेट लोगे या इक्विटी लोगे? डेट लोगे। क्यों लोगे? बिकॉज आपके पास में रनिंग इनकम है टू पे द इंटरेस्ट। ठीक है, वहीं पे इमेजिन करो एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको इंटरेस्ट पे करना है लेकिन आपका कैश इनफ्लो ही नहीं है, तो इंटरेस्ट रीपे कैसे करोगे? सो इफ यू हैव गुड कैश फ्लो पोजीशन यू कैन गो फॉर डेट, नहीं है तो गो फॉर इक्विटी। क्यों? क्योंकि इक्विटी में आपको कोई भी चीज मंथली या 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में या एनुअली पे करना कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में आप कभी भी डेट के लिए नहीं जाते हो। क्यों? ऑलरेडी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, डेट ले लोगे तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। देखो समझो, लेट्स से आपका 1000 का प्रॉफिट था, 700 उसमें से आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, फिर आपने डेट और ले लिया तो उसका 300 रुपीज़ का आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो 1000 माइनस 700 माइनस 300 प्रॉफिट कितना हो गया? 0। तो अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ह्यूज है तो आप कभी भी डेट के लिए नहीं जाते हो, यू विल ऑलवेज प्रेफर इक्विटी। देन कंट्रोल कंसिडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे मेरे कंपनी का कंट्रोल किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, दैट्स माई व्यू पॉइंट। सबके व्यू पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो इफ यू आर अ कंजर्वेटिव पर्सन व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल, इफ यू आर लाइक मी देन गो फॉर डेट। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्विटी लोगे तो फिर आपको शेयर होल्डिंग देनी पड़ेगी, आपको ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। सो इफ यू डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द कंट्रोल, गो फॉर डेट। इफ यू आर ओके विद डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंट्रोल, गो फॉर इक्विटी, सिंपल। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, देखो अगर रिसेशन चल रहा है, कैपिटल मार्केट बिल्कुल रिसेशन में टूट चुका है पूरा, तो ऐसे केस में आपके पास में ऑप्शन ही नहीं होता है, आपको डेट पे ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग अभी कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट पे से शेयर परचेस नहीं कर रहे हैं, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रेज मनी फ्रॉम शेयर्स। आप इक्विटी से पैसा चाह के भी रेज नहीं कर पाओगे, तो ऐसे केस में यू विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गो फॉर डेट। देन इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब ये चीज आप कभी भी इक्विटी में डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, आप ये चीज डिटरमाइन करोगे डेट में। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेट्स से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 6%, बट आपने जो डेट रेस किया था उसका टोटल कॉस्ट आ रहा था 9%, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 100 रुपीज़ लिए, उस पर आपको 106 रुपीज़ मिले और आपको वापस देना है 109 रुपीज़, दैट मीन्स यू मेड अ लॉस ऑफ 3 रुपीज़। तो इस केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खराब है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है लेकिन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल वो ज़्यादा है, तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट, गो फॉर डेट। अच्छा है, आपने पैसे लिए 100, आपको वापस देने 110, आपने कमाए 115,
तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 5 रुपीज़ का, गो फॉर डेट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खराब है, गो फॉर इक्विटी। एंड लास्ट इज टैक्स रेट। ये पॉइंट भी बहुत ट्रिकी है, समझना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। टैक्स रेट कैसे, टैक्स रेट, इन सब चीज़ों में टैक्स कहाँ बीच में आया, आता है। हम अगर डेट लेते हैं उस पर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारे टोटल प्रॉफिट में से माइनस होता है। दैट मीन्स हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ जिस पे हमें टैक्स पे करना है वो प्रॉफिट ही कम हो गया, तो हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका टैक्स बहुत हाई चल रहा है, दैट मीन्स अगर करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से टैक्स बहुत हाई है तो डेट ले लो। क्यों? डेट लोगे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा तो कम प्रॉफिट बचेगा, तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, देन गो फॉर डेट। उल्टा पोजीशन एक बार कंसिडर करते हैं, अगर टैक्स रेट कम चल रहा है मार्केट में तो गो फॉर इक्विटी। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट कम दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में टैक्स रेट कम है। सो ये थे फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट योर फाइनेंसिंग डिसीजन।